नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर पिछले कई वीडियोस में हड़प्पा सभ्यता की कई सारी चीजों को देखा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता को आधार और तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, अब तक कई इतिहासकार ये मानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता न होकर विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, परंतु वर्ष 2016 में आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के संयुक्त प्रयास से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता करीब 8000 साल पुरानी है। दोस्तों, अब तक कई पश्चिमी इतिहासकार ये मानते थे कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि वर्तमान इराक गणराज्य के कुछ क्षेत्रों में फैली हुई है, तो मानते थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यता थी और इसी सभ्यता के माध्यम से विश्व भर में शहरों की स्थापना और शहरीकृत योजना बनाने की शुरुआत हुई। परंतु 2016 में जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हुआ कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद कई इतिहासकारों ने इस पर सवाल उठाए कि संभवतः जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वही सबसे प्राचीन सभ्यता है। परंतु तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता। कार्बन डेटिंग से ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा सभ्यता 8000 साल पुरानी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि उनकी नगर नियोजन व्यवस्था, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उनकी कलाकृतियां और बहुत कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों एवं स्थलों के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों की बात की जाए तो इसमें हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, चन्होदड़ो और बनावली शामिल हैं। 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर थे, ये भारत में ही शामिल थे। लेकिन जब 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसके बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे महत्वपूर्ण स्थल, जो कि भारत का ही एक हिस्सा थे, वो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो शहर को आज से करीब 5000 ईसा पूर्व में बसाया गया था। ये शहर विश्व का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। मोहनजोदाड़ो शहर में पकी हुई ईंटों से घरों का निर्माण किया जाता था। ये घर बाहर से तो पकी हुई ईंटों से बने होते थे, लेकिन अंदर से इन घरों को मिट्टी का बनाया जाता था। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो नगर जो था, इसकी नगर नियोजन व्यवस्था विश्व की सबसे उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली व्यवस्था थी। मेसोपोटामिया के लोग जब सही तरीके से रहना और सभ्य तरीके से जीना भी नहीं जानते थे, उससे पूर्व ही मोहनजोदाड़ो शहर के लोगों ने नगरों को बनाने की व्यवस्था सीख ली थी। मोहनजोदाड़ो शहर में चौड़ी सड़कें, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, विशाल जलकुंड, बड़ी बड़ी इमारतें और इसके साथ बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। यहाँ का उत्खनन कार्य सन 1922 ईस्वी में आरडी बनर्जी या राखाल दास बनर्जी द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन कार्य में विशेष भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इतिहासकार और पुरातत्वविदों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो शहर में करीब 35,000 लोग रहते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा और जॉन मार्शल द्वारा और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा जब यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया, तब उन्हें यहाँ से मात्र 43 नरकंकाल ही प्राप्त हुए। बाकी के अन्य लोग मोहनजोदाड़ो से कहाँ चले गए, उनके नरकंकाल अभी तक हमें क्यों प्राप्त नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे सवाल इतिहासकार और पुरातत्वविदों के सामने हैं। लेकिन अब तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल सका। मोहनजोदाड़ो में एक कमरा नंबर 74 पाया गया है, जिसका रहस्य भी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। मोहनजोदाड़ो के कमरा नंबर 74 से
एक साथ 23 से 25 कंकाल प्राप्त हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से कोई भी नरकंकाल अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं है, अर्थात किसी नरकंकाल का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो किसी नरकंकाल की खोपड़ी नहीं है। इसीलिए इन नरकंकालों की सहायता से वैज्ञानिकों को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की भाषा भी अब तक हमारे द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी। इसका खास कारण ये भी है कि हमें मोहनजोदाड़ो से कोई बड़ी स्क्रिप्ट प्राप्त नहीं होती, जैसे कि हमें मेसोपोटामिया और अन्य सभ्यताओं की लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि वहां से रोजेटा स्टोन और ऐसे कई सारे प्रमाण मिले जिनकी लैंग्वेज को हम आसानी से पढ़ सके। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लिपि भाव चित्रात्मक थी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके लिए भी कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं। कई लोग मानते हैं कि मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता का विनाश आर्यों के आगमन के कारण हुआ, तो वहीं कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ। दोस्तों, क्या आर्यों के आगमन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था? इस पर कई इतिहासकार ये कहते हैं कि जो हमें मोहनजोदाड़ो के कमरा नंबर 74 से 23 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, वो जिस अवस्था में प्राप्त हुए हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आर्यों के आगमन के कारण या किसी विदेशी आक्रमण के कारण इस सभ्यता का समूल विनाश हो गया था। लेकिन वहीं कुछ अन्य इतिहासकार इस बात की पुष्टि करने में भी सक्षम होते हैं कि मोहनजोदाड़ो शहर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुआ था, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से बाढ़ के साक्ष्य भी बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात की पुष्टि अभी हम नहीं करते, क्योंकि इस बात की जानकारी अब तक किसी के पास नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र की सभ्यताओं तक विकसित हो चुका था। ये लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार किया करते थे। कई कच्ची चीजों का निर्यात भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। मेसोपोटामिया के उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता में निर्मित कई मनके, मोहरे और आभूषण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।